बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर नेक्स्ट आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 तक हम करेंगे डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी जो कि आप लोगों के पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना होता है उसकी अगर हॉरिजेंटल लाइंस को वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दें या वर्टिकल लाइंस को हॉरिजेंटल लाइन में कन्वर्ट कर देने से जो रिजल्ट में आपके पास मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। लेट्स से आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है ए, 2x2 का ले लेती हूँ, लाइक ए बी सी जनरल सा मैट्रिक्स लेती हूँ ये। अब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। लेट्स से ए ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज कैसे ऑब्टेन करेंगे आप लोग? आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? ए बी, इसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से। सी डी, इसको भी वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो आंसर में आपके पास ऑब्टेन होगा, जो रिजल्ट में मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर आपके पास 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट से A इज इक्वल टू, मैं नंबर्स ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूँगी? अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देने से जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। लाइक 1 2 3 हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है, इसको आप लोग वर्टिकल वे में लिखेंगे तो इस तरीके से कुछ ऑब्टेन होगा आपके पास। तो ये क्या कहलाएगा? इसका ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक हो गया? तो अब हमने क्या करना है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है कि दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, और आपने एक रिजल्ट शो करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। आप जब सोल्यूशन लिखेंगी सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है कि गिवन क्या है आपके पास। आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी। अगर आप लोग अपनी बुक से देखें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आपके पास क्या है? ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है और आपने शो क्या करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हम मैट्रिसेस लिखते हैं। आपके पास क्या है? 1 -1 एंड 2। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है आप लोगों के? सॉरी, इसकी सेकेंड रो क्या है? 0 3 एंड 1। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स में क्या गिवन है आपके पास? बी मैट्रिक्स में गिवन है 2 3 एंड 0, 1 2 एंड -1। और आपने शो क्या करना है? आपने शो करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो आप लोग क्या करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे, देन आप लोग क्या करेंगे? इसकी राइट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे। ठीक होगा? ठीक हो गया। इसको अब करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब क्या कि पहले दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, देन आप लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो उसमें क्या होता था? दो मैट्रिक्स किस टाइम ऐड हो सकते थे? दो मैट्रिक्स सिर्फ उस टाइम ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ए का चेक करें तो वो क्या है? 2 रोज है, 3 कॉलम है, 2x3, और इसका भी ऑर्डर क्या है? 2x3। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है? आपने ऐड करना है। तो हम करते हैं एक ही जगह एक मैट्रिक्स, और ब्रेसेस का आपने बहुत ध्यान करना है। ये जो है बाई वाली ब्रेसेस है, ये मैं बता रही हूँ कि आपने ऑपरेशन बाद में लगाना है टी, लेकिन उससे पहले क्या करना है? मैट्रिसेस को ऐड करना है। और मैट्रिक्स की ब्रेसेस होती हैं स्क्वायर ब्रेसेस। इसके अंदर एलिमेंट लिखें। अब चूंकि इनका ऑर्डर सेम है इस वजह से क्या हो सकती है? ये एडिशन इनकी हो सकती है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट को आपस में क्या कर देंगे? ऐड। रिस्पेक्टिव मीन फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो आप लोग ऐड करें। अब क्योंकि दो मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स बन जाएगा इस वजह से बाहर वाली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करें, सेकंड को सेकंड के साथ, ऐसे ही अप टू सो ऑन आपके पास प्रोसेस चलता जाएगा। 0 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, और प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? माइनस। और इसका क्या आना है? ट्रांसपोज। देखें एडिशन के बाद आपके पास क्या मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है? 1 + 2 3, 3 - 1 2, 2 1 5 एंड 0।
इसका अभी भी क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे थे जिसमें मैट्रिक्स को ऐड किया, तो ट्रांसपोज आप लोग के पास कैसे आता है, ट्रांसपोज कैसे आता था, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप लोग किस में कन्वर्ट कर देते थे, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, 3 2 एंड 2, इसको वर्टिकल वे में लिखेंगे तो ये कैसे बन जाएगी, 3 2 एंड 2। ऐसे आगे हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 5 एंड 0, इसकी वर्टिकल वे क्या बन जाएगा, 1 5 एंड 0, तो इसको भी वर्टिकल वे में लिखेंगी 1 5 एंड 0। तो दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब अगर हम राइट हैंड साइड को चेक करें तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड में आपने शो करना था कि ए ट्रांसपोज लें और बी ट्रांसपोज लेने के बाद उनको क्या करें, आपस में ऐड करें। तो आप क्या करेंगे, ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख देंगी, 1 -1 2 0 3 एंड 1। इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ऐसे बी का लिखें 2 3 एंड 0 1 2 एंड -1, इसका भी क्या लेना है, ट्रांसपोज। लेन ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन में आनी है, 1 -1 एंड 2 0 3 एंड 1, ट्रांसपोज हो गया। इसी तरीके से इसका देखें 2 3 एंड 0 1 2 एंड -1, इनको आपस में आप क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम ऐड करते हैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 2 और ऐसे ही 0 + 1 -1 + 3 और ऐसे आ जाएगा 3 + 2 2 + 0 और 1 -1। ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, ये क्या आ जाएगा 1 2 5 2 एंड 0। ये आप लोगों के पास क्या हुई है, सॉल्व राइट हैंड साइड। आप लोग यहाँ पे क्या रिजल्ट देखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 का आंसर देखें 3 1 2 5 एंड 2 0, इसका भी आंसर देखें 3 1 2 5 एंड 2 0। आप लोग क्या लिखेंगी, फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड आपकी किस चीज की कुल आ गई है, राइट हैंड साइड की, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट जो है, अभी आपने क्या सीखा क्वेश्चन नंबर 10 में कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देने से आप लोगों के पास जो ऑब्टेन होता है मैट्रिक्स, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करने लगे हैं, जिसके अंदर आपने क्या करना है, फाइंड ए क्यूब इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे दिया गया है 3 × 3 का, मतलब कि आपने ए क्यूब फाइंड करना है। तो ए क्यूब मीन कि ए को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और ये आपके पास क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स है 3 × 3 का। तो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वाली, तो वो वाली हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। आपके पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन जब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, गिवन है मैट्रिक्स ए जो कि 3 × 3 का है, 1 1 एंड 3 5 2 एंड 6। उसके बाद क्या है, -2 -1 एंड -3, ये आपके पास मैट्रिक्स की मैंने, और आपने फाइंड क्या करना था, ए क्यूब। तो ए क्यूब मतलब ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास इसको क्या कहते हैं, ए स्क्वायर आएगा। तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए लिखते हैं 1 1 3 5 2 6 एंड -2 -1 एंड -3। इस तरीके से यहाँ पे भी लिखते हैं एंड -3। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन की जब डेफिनेशन की थी तो आप लोग क्या करते थे कि आप लोग कहते थे कि आप लोग एक रो को फिक्स कर लेंगे और उसको मैट्रिसेस अगले कॉलम के साथ उस टाइम तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाते। लाइक 3 है तो इस रो को 3 टाइम, एक दफ़ा फर्स्ट कॉलम के साथ करके फर्स्ट रो बनाएंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड टाइम लिखेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करते थे हम लोग। ये आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में लिया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस की। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करें, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ जो आपने कॉलम फर्स्ट टाइम फिट किया हुआ है, प्लस 3 को -2 के साथ। ये तो हो गया एक कॉलम की अब भी बात हुई। ये अब
ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट को देखते हैं, 1 को 1 के साथ, प्लस 1 को 2 के साथ, प्लस 3 को -1 के साथ। ठीक हो गया। अब इसी रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो करें, कैसे आएगा आपके पास, 1 को 3 के साथ, 1 को 6 के साथ और 3 को -3 के साथ। ये तो अभी कंप्लीट हुई एक रो को फिक्स करके तीनों कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते गए। ठीक है, एक रो क्या की, फिक्स करके तीनों कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते गए। एक रो का काम हो गया। ऐसे नेक्स्ट रो का जब हम काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इसका काम खत्म हो गया, ये रो बन गई। अब हमने नेक्स्ट रो जो है वो फिक्स करनी थी, ये रो फिक्स करेंगे और 1 बाय 1 ऐसे कॉलम्स के साथ क्या करती जाएंगी, मल्टीप्लाई करती जाएंगी। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ और फिर 6 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। 5 1 के साथ, 2 5 के साथ और 6 -2 के साथ। ऐसे आगे आए, 5 मल्टीप्लाई होगा, अब सेकेंड कॉलम की बात करें हम लोग, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 6 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। ऐसे लास्ट कॉलम पे आ जाएं तो 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ और 6 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट रो रहेगी जो कि हमने बनानी है, तो अब आप लोग क्या किसको फिक्स रखेंगे, लास्ट रो को फिक्स करेंगे और कॉलम को 1 बाय 1 वेरी करते जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट ही कॉलम के सेकेंड के साथ, जो कि क्या है 6, सॉरी यहाँ पे 5 था, 5 के साथ और फिर क्या करेंगी, -3 को मल्टीप्लाई करेंगी -2 के साथ। ऐसे आगे आ जाए, -2 को फर्स्ट के साथ, -1 को 2 के साथ और -3 को -1 के साथ। आगे आ जाएं तो -2 को किसके साथ, 3 के साथ, -1 को 6 के साथ और -3 को -3 के साथ। ये तो था जो कि मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कराया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैं करवा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वाला, तो आपने क्या करना है, आप लोग अपना एक ये भी हिंट बना लें, हिंट के तौर पे कह सकती हूँ कि आपने अपना एक एक कॉलम के अंदर पूरा फर्स्ट मैट्रिक्स कंप्लीट करना होता है। अब कैसे कंप्लीट करना होता है, देखिए इसकी फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 5 एंड -2। अब इधर भी देखिए इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 5 एंड -2। ठीक हो गया। अब सेकंड कॉलम की तरफ आए तो 1 2 एंड -1, इसकी देखिए 1 2 एंड -1, यहाँ पे होना था -1, सही है, 1 2 एंड -1। फिर देखिए आगे 3 6 एंड -3, 3 6 एंड -3, मीन कि आपका पूरा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर कंप्लीट हो रहा होता है। ऐसे आगे देखें तो 1 5 -2, 1 2 एंड -1, 3 6 एंड -3, ऐसे आगे भी देखेंगे। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है तो इस मीन दैट आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक जा रही है। और जो सेकंड है 1 1 और 1, 5 5 और 5, -2 एंड -1, मतलब एक फर्स्ट कॉलम ही अभी चल रहा है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन चल रही है। ऐसे देखें सेकंड के 1 1 एंड 1, फिर 2 2 एंड 2, -1 -1 एंड -1, मतलब सेकंड कॉलम ही चल रहा है। तो इस मीन दैट हम ठीक जा रहे हैं। अगर इस तरह की आपके पास कोई लॉजिक नहीं बन रही तो आप अपना मैट्रिक्स दोबारा रीचेक करेंगे। अब देखिए इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल 1 1 ज़र 1, 5 1 ज़र 5, 3 2 ज़र 6, 5 1 ज़र 5, 2 5 ज़र 10, 3 6 2 ज़र 12, -2 -5 एंड +6 हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 एंड -3, 3 1 ज़र 3, 5 1 ज़र 5, 4 एंड -6, 2 1 ज़र 2, -2 +3 आ जाएगा ये। अब लास्ट वाला देखें, 3 1 ज़र 3, 6 1 ज़र 6 और 3 3 ज़र 9, 5 3 ज़र 15 +12 -18, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या आ रहा है, -6 एंड +9, कुछ इस तरह का बन रहा है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 1 + 5 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, 1 + 2 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 3 + 6 9, 9 - 9 क्या हो जाएगा 0।
तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर में 0 0 एंड 0। सेकेंड लाइन को सिंप्लीफाई करें, 5 + 10 15, 15 - 12 कितना हो जाएगा 3। ऐसे आगे देखें 5 + 4 9, 9 - 6 कितना हो जाएगा 3। इसके आगे चलें तो 15 + 12 कितना हो जाएगा 27, 27 - 18 कितना आ जाएगा 9। आगे देखें -2 -5 -7 और +6 कितना हो जाएगा -1। और ये कितना हो जाएगा -4 और +3 -1। और ये -6 और -6 कितना हो जाएगा -12 + 9 -3। अगर फिर भी मुश्किल लगता है तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकती हैं आप लोग। ठीक हो गया। अब क्या होगा आगे से, आपने फाइंड बेसिकली क्या करना था, आपने फाइंड करना था ए क्यूब। तो ए क्यूब जब फाइंड करना था, ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना था, तो ए स्क्वायर कैसे ऑब्टेन हुआ हमारे पास, ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगी, ए स्क्वायर डॉट ए भी करें तो आपके पास अगेन क्या आ जाता है, ए क्यूब आ जाता है। 2 + 1 3, सही है, क्योंकि बेस से सेम और पावर ऐड होती हैं। तो यहाँ ए और ए बेस से सेम है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मैट्रिक्स लिख देंगी और ए की जगह क्या कर देंगी, ए का मैट्रिक्स लिख देंगी। तो लिखते हैं, और ए की जगह क्या कर दें, ए का मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3। ये अब इसको मैं डिटेल मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगी, जस्ट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करूंगी। आप लोगों ने खुद इसको देखना है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का यही प्रोसेस है जो कि मैं अभी लास्ट आपको करवा चुकी हूँ कि फर्स्ट रो को फिक्स करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड के साथ। ऐसे आगे आप लोग अप टू सॉन चलते जाएंगे और देखेंगे कि आपका आंसर ठीक आता है या नहीं आता। अब देखें, हमने मल्टीप्लिकेशन की, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की, जो कि आपने डिटेल में करनी है जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया। तो मल्टीप्लिकेशन से आपके पास इस तरह का कुछ रिजल्ट आ रहा है, 0 0 एंड 0। 3 + 15 कितना हो जाएगा 18, 18 - 18 भी क्या आ जाएगा 0, -1 एंड -5 क्या आ जाएगा -6 और +6 क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से 3 + 6 9 एंड 9 - 9 भी क्या आ जाएगा 0, -1 एंड -2 क्या आ जाएगा -3 और +3 0। और ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो सारा क्या आ जाएगा 0। अब देखें आपकी सारी एंट्रीज सब रो और कॉलम क्या हो रहे हैं 0 हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और आपको बुक पे आंसर जो नजर आ रहा होगा वो 0 3 लिखा हुआ है। तो इट्स मीन दैट 3 × 3 का मैट्रिक्स आया था जिसकी सारी एंट्रीज क्या थी 0 थी। तो दैट इज योर आंसर। आपने जब ए क्यूब फाइंड करना था, एक मैट्रिक्स ए गिवन था, तो उस मैट्रिक्स ए को आपने क्या करना था 3 टाइम मल्टीप्लाई करना था। जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आपके पास क्या ऑब्टेन हुआ 0 0 एंड 0, मतलब सारी रोज और कॉलम के आगे 0, तो O3 इसको कहते हैं। तो जी फर्स्ट ईयर नेक्स्ट आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ऑलमोस्ट सेम है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग है, लेकिन इन दोनों में कॉमन बात ये है कि अगर आप लोग अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो जो आप लोगों ने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.6 की थी तो उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने किस तरह सॉल्व किया था, आप उन लीनियर इक्वेशन को इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते थे। और उसके 2 मेथड थे सॉल्व करने थे, एक था क्रैमर रूल और एक था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन वाली जो टेक्निक है वो यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखें वहाँ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को खुद हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। लेकिन अभी क्या है कि ये कन्वर्ट हुआ गिवन है, आपने जस्ट इनको मैट्रिसेस का नेम देना है। वहाँ पे क्या करते थे आप लोग ए और बी कुछ इस तरह का बनाते थे, AX = B टाइप। ठीक है, और फिर क्या होता था, क्योंकि ये पहले होता था और इधर भी जाके क्या हो जाता था, A इनवर्स B से पहले ही जाता था। ठीक है, देखें यहाँ X इस टाइप की कुछ बनता था ना, आपके पास इक्वेशन होती थी लाइक x1 + x + y = 14 है, या आपके पास 2x + 3y = 12 है। तो आप लोग इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखते थे, इन मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको लिखना पड़ जाता था तो आप लोग कहते थे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, x और y के कोफिशिएंट लिखते थे, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3। तो x, y, 14, 12 और इसको a x b टाइप चीज़ बना लेते थे। और फिर क्योंकि ये x से पहले a होता था तो आप लोग जब इन्वर्ट भी करते थे तो आप लोग क्या कहते थे, a इनवर्स ऑफ b टाइप, और फिर इसको सॉल्व करते थे। बिल्कुल वही वाला रूल यूज करते हुए अभी भी हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस को नेम दे देना है और नेम देने के बाद इनको क्या करना है, उस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो जब हम सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, गिवन आपके पास x
5 2 -2 1 इक्वल टू 1 5 12 एंड 3। ये चीज़ आपके पास क्या है, गिवन है। आप लोग लेट कर लें। अब देखें ए और बी का नेम दे दें, जैसे उधर होता था बिल्कुल सेम वैसे ही। ए का नेम दें फर्स्ट वाले को और बी का नेम दे दें सेकंड वाले को। ठीक हो गया। अब देखें ये कैसे कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू बी, मतलब इस सारे की जगह आपने क्या लिख दिया ए और इस सारे की जगह क्या लिख दिया आपने बी। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई इस तरह की, एक्स ए इक्वल टू बी। लेकिन आपने बेसिकली फाइंड क्या करना था, आपने एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी ये x के बाद मैट्रिक्स है। ये देखें अभी x के बाद मैट्रिक्स है, तो ये जब इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो तब भी ये क्या आ जाएगा, बाद में ही जाके इन्वर्ट होगा। कुछ इस तरीके से b अपनी जगह पे, ये बाद में था, उधर भी जाके b के बाद ये इन्वर्ट होगा। बेसिकली ये होता क्या है कि जैसे आप लोगों के पास 9th क्लास में भी ax इक्वल टू b होता था, तो आप लोगों ने जब इन्वर्जन करनी होती थी तो आप लोग कैसे करते थे कि x इक्वल टू a इनवर्स b कहते थे इसको। तो ये कैसे होता था, आप लोगों के पास ये a जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली जाके डिवाइड हो जाता था, इसकी पावर 1 है और ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाती थी, -1, जिसको हम a की पावर -1 नहीं पढ़ते बल्कि हम लोग क्या पढ़ते थे, इसको a इनवर्स पढ़ते थे। ठीक है, तो अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स था x के बाद था, तो अगले वाली साइड पे जाके इन्वर्ट भी बाद में ही होगा। इसको आप लोग 1 का नेम दे देंगे और a इनवर्स का आपको फार्मूला आता है, किस चीज की इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ये चीजें आपने काफी डिटेल में 9th क्लास में की हुई हैं, अगर नहीं भी की हुई तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। a डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो मैं आपको 2x2 का ही बता देती हूँ कि a डिटर्मिनेंट की ये नोटेशन होती है, स्ट्रेट लाइन लगानी होती है, मैट्रिक्स की तरह इस तरह नहीं लगाना होता। डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है इसका। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्री की क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एंट्री की मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए डी माइनस बी सी। ये तो था आपके डिटर्मिनेंट का फार्मूला। और अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स आता है वो क्या होता है, डायगोनल एंट्री की प्लेसेस चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एंट्री की साइन चेंज कर देना। ठीक हो गया। तो उसी को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा, ये हो जाएगा। तो इसका आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डायगोनल एंट्री की मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एंट्री की मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5 1 5 एंड माइनस माइनस प्लस 4, ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब आप लोग क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है, प्लेसेस चेंज होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्री की क्या हो जाते हैं, साइन चेंज होते हैं। ए किस चीज की इक्वल था, 5 और 1, 1 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। जब साइन चेंज होने हैं तो क्या हो जाएगा, -2 और ये क्या हो जाएगा, +2। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो आपने फाइंड क्या करना था, बेसिकली ए इनवर्स फाइंड करना था। तो ए इनवर्स के अंदर इसकी वैल्यू पुट करें, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की, जो कि है 1 -2 2 एंड 5 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 9। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 1/9 1 -2 2 और 5। तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। बेसिकली आपने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड क्यों की थी, आपका मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस था मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना। तो उसको आपने भूल नहीं जाना कि हमने काम क्या करना था, हमने काम करना था मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना। ए इनवर्स फाइंड हो गया है, अब ए इनवर्स की वैल्यू को किस में पुट कर दें, आप पुट कर दें पुट इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। इसको किस में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स था, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इसकी इक्वेशन को पुट कर देंगे।
तो जी क्लास हमने क्या करना था, ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी थी इक्वेशन 1 के अंदर, क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करने का पर्पस क्या था कि हमने एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना था और ए इनवर्स एज अ पार्ट के तौर पे हम सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि हमने एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स वाली इक्वेशन के अंदर ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी थी, क्योंकि बी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हमारे पास था जो कि क्या था -1 5 12 3 और ए इनवर्स क्या था 1/9 1 -2 2 एंड 5। अब 1/9 कॉन्स्टेंट है, इसको स्टार्ट पे ले लेते हैं और ये क्या है, हो रही है यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है 1 -2 2 एंड 5। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ऐसे इधर भी -1 मल्टीप्लाई -2 12 मल्टीप्लाई 1, अब सेकेंड रो आ गई है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। अब आप लोग देखिए -1 5 12 एंड 3 -1 5 12 एंड 3 मैट्रिक्स कंप्लीट हो रहा है इधर भी, और -1 5 12 एंड 3 ये कंप्लीट हो रहा है इधर भी, तो इट्स मीन दैट हम ठीक जा रहे हैं। 1/9 ये क्या आ जाएगा -1 प्लस 10 और यहां से क्या आ जाएगा 12 प्लस 6 और यहां से क्या आ जाएगा +2 प्लस 25 -24 प्लस 5 सॉरी 15। तो अब नेक्स्ट देखें आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास मैट्रिक्स एक्स फाइंड हो रहा है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 10 9 आ जाएगा 27 आ जाएगा 18 आ जाएगा और -9। अब 1/9 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दें हर एक एंट्री के साथ, बिल्कुल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह। और 1/9 -9 के साथ भी, तो देखें 9 9 से कैंसिल 1, ये 9 3s are 27 9 2s are 18 एंड -1। दैट्स योर आंसर, आपका मैट्रिक्स एक्स क्या हो गया, फाइंड हो गया। 9 3s are 9 2s are और 9 9 सेकेंड्स, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जी क्लास आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या था कि आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना था वो इस प्लेस की जगह इस प्लेस पे था, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये एक्स के बाद था, तो उधर जब इन्वर्ट हुआ तो वो भी क्या गया, बाद में गया। लेकिन अब क्या है कि वो एक्स बाद के बजाय पहले है, तो इसको लेट वही करेंगे, ए और बी का नेम देंगी 5 2 -2 एंड 1, और बी का नेम देंगी 2 1 5 एंड 10 को। तो आपके पास जो गिवन सिस्टम है वो किस तरह रिड्यूस हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी, जबकि प्रीवियस में क्या बना था एक्स ए इक्वल टू बी। तो ये इधर बाद में था एक्स के, तो उधर इन्वर्ट होके भी क्या हुआ, बाद में ही गया। लेकिन यहाँ पे ये एक्स जो है ए एक्स से पहले है, तो इन्वर्ट होके भी क्या जाएगा, ए इनवर्स पहले ही जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको आप लोग क्या ले देंगी 1 का, और फिर इसी तरीके से ए इनवर्स फाइंड करेंगी। ए इनवर्स का फार्मूला आपको मैंने बताया है जो कि क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और इसको आगे से इसको फाइंड करने के बाद इसके अंदर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है जी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, जिसमें आपने मैट्रिक्स को इन्वर्ट करना था। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान से सुने कि आप सिर्फ उस मैट्रिक्स को इन्वर्ट कर सकती हैं जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 को, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो उस मैट्रिक्स को आप लोग इन्वर्ट कर सकते हैं। उसके ज्यादा मैट्रिक्स को आप लोग इन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप लोगों ने इन्वर्जन का मेथड जो है ए इनवर्स का फार्मूला 2 क्रॉस 2 के लिए किया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए भी 2 क्रॉस 2 के लिए सीखा हुआ है, और डिटर्मिनेंट भी 2 क्रॉस 2 का निकालना भी सीखा हुआ है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है इस थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। इसकी कितनी रोज हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो 3 क्रॉस 2 का है, तो इसको हम इन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसमें फिर डिफरेंट सिनेरियो यूज होगा। अब वो क्या होगा कि देखें आपके पास जो सिस्टम गिवन है उसमें 4 एलिमेंट नॉन जीरो है और 2 एलिमेंट जीरो है। नॉन जीरो मीन कि जीरो के अलावा कितने एलिमेंट है 4, इधर भी और इधर भी, तो 2 एलिमेंट दो एंट्रीज दोनों की क्या है, जीरो है। तो इट्स मीन दैट जो नया मैट्रिक्स ए बनेगा उसमें भी 4 एलिमेंट्स जो होंगे लाइक ए बी
एंड सी एंड डी ये नॉन जीरो होंगे और बाकी की दो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो हमें जीरो फाइंड करने की जरूरत तो नहीं है, हमने मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, तो हम सिर्फ वो वाले एलिमेंट फाइंड करेंगे जो हमें जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगी, इसमें आप लोग कहेंगी कि आप लेट कर लेती हैं एक मैट्रिक्स से, क्योंकि आप लोग इन्वर्ट नहीं कर सकती, तो इस वजह से आप लेट करके, लेट ए इक्वल टू आपके पास क्या है, ए बी सी एंड डी। तो गिवन सिस्टम क्या बन जाएगा, गिवन सिस्टम ये बन जाएगा कुछ 5 -1 0 0 3 1 और ए की जगह आप जाके लिख देंगी ए बी सी एंड डी, क्योंकि चार ही नॉन जीरो एलिमेंट आने हैं आपके पास। 3 -7 0 0 7 एंड 2, कुछ इस तरह की आपके पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब देखें, आपने एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा था कि आप लोगों के पास दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे सेकंड के नंबर ऑफ रो के, तो मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर आ गया 3 और कॉलम कितनी है 2, तो 3 क्रॉस 2 का। इसकी कितनी है, 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो इट्स मीन दैट ये चीज सेम आ गई, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखते हैं कि ये कौन सी डेफिनेशन पे आके रुक के है। तो मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसे आएगी, 5a माइनस सी, मतलब वैसे तो प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस, 0 0 जार क्या आ जाएगा और 0 सी जार भी 0, 3a और 1c। इसी तरीके से 5b माइनस डी प्लस माइनस माइनस, 0b 0 मल्टीप्लाई बी 0 आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई डी क्या आ जाएगा 0 ही, 3b प्लस डी इक्वल आ जाएगा। अगर आप इसको और डिटेल से करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। अब देखें 0 + 0 क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है, और 0 + 0 क्या हो जाता है, 0 ही। बाकी ये तो ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ए है, एक सी है, बी है, डी है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखें यहाँ पे आके ये किस डेफिनेशन पे आके स्टक हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से जो डेफिनेशन अप्लाई हो रही है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाली। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते थे, जब उनका ऑर्डर सेम होता था और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट फिर खुद ब खुद क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे। तो अभी इसका देखें, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 का, और इसका भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 का, मतलब 3 रो हैं 2 कॉलम है। तो इट्स मीन दैट इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इनकी रिस्पेक्टिव एलिमेंट को मैं इक्वल रखूं तो किस तरह से हम रखते थे, फर्स्ट को फर्स्ट वन के इक्वल, तो 5a माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ऐसे आगे अगर मैं देखूं सेकंड वाला किसके, इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देती हूँ, इक्वेशंस का नेम देते जाते हैं। ऐसे सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल रखूंगी, 5b माइनस डी इज इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देती हूँ। ऐसे आगे 0 = 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन जीरो एलिमेंट को हम लिखते हैं, हमने फाइंड बेसिकली ए बी सी एंड डी की वैल्यू करनी है। तो 3a + c इज इक्वल टू 7 और 3b + d इक्वल टू 2। अब देखें, आपने फाइंड क्या करना था, ए बी एंड सी डी की वैल्यू। जब इस तरह की इक्वेशंस आ जाएं तो इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते होते हैं। हमने ए और सी, बी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, ए और सी की वैल्यू इससे इजीली निकल आती है। अगर इन दो इक्वेशन को ऐड कर दूं तो सी से कट हो जाएगा, 8a = 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसको दोनों को ऐड कर दूं तो डी से कैंसिल हो जाएगा और पीछे 8b = समथिंग आ जाएगा। तो वहां से अगर एक बी और ए की वैल्यू आ जाती है तो अगेन इन्हीं के अंदर बैक सब्स्टिट्यूशन करके सी और डी की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, आप लोग लिखें नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, या आप लोग लिखते हैं इक्वेशन 1 और 3 को मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी, 5a माइनस सी। बेसिकली ए और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दो इक्वेशंस को आपस में क्या कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। एडिशन हो रही है तो सिंपल कट, ये क्या हो जाएगा 8a = 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, 2 5s एंड 2 4s, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/4। अब a की आगे तो c की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन करके आ सकती है। आप इसको 1 या 3 में से किसी एक में a की वैल्यू पुट कर देंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको 3 में पुट कर देती हूँ, 3 × a था तो × a की जगह उसकी वैल्यू प्लस c = 7, 3 5s are 15/4 प्लस c = 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15/4 उधर ऐड हो रहा था, इधर आके सब्ट्रैक्ट
4 एलसीएम लें, 4 7 28, 15, तो आप लोगों के पास 28 माइनस 15 क्या आ जाएगा? आप लोगों के पास ये आ जाएगा 13/4। ये किसकी वैल्यू आ गई? सी की आ गई। ठीक हो गया। जब सी की वैल्यू आ गई, अब इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, नो सॉल्विंग, किस किस को आप सॉल्व कर लूँ? इक्वेशन 2 और 4, इक्वेशन 2 और 4 को जब सॉल्व करूंगी तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 2 और 4 को जब आप सॉल्व करेंगी कुछ इस तरह बी की वैल्यू आ गई। अब इसको भी किसी एक में प्लग इन कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी की वैल्यू आ जाएगी। लाइक मैं 4 में करती हूँ तो 3 इंटू बी था, बी की जगह वैल्यू डी एज इट इज और 2 माइनस 15/8 प्लस डी इज इक्वल टू 2, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस 15/8, 8 2 जार क्या आ जाएगा? 16 एलसीएम लेके, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? डी इज इक्वल टू 31/8। अब देखें आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई और डी की भी आ गई। तो आपने यही वैल्यू फाइंड करनी थी क्योंकि आपका मैट्रिक्स ए किस चीज की इक्वल था? आपका मैट्रिक्स ए जो था वो इक्वल था ए बी सी एंड डी के। तो इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आप लोगों के पास 5/4, बी की वैल्यू है -5/8 और सी की वैल्यू है आप लोगों के पास 13/4 और डी की वैल्यू है 31/8। दैट्स योर आंसर। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या था? चेंज ये था कि नॉन जीरो एलिमेंट आपके पास टोटल कितने थे? 4 और जीरो एलिमेंट थे 2। तो उन हमने जीरो एंट्रीज को कंसीडर नहीं किया क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स ए फाइंड करना था उसके हमने 4 ही नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो कंसीडर कर लिए। वो क्या है? ए बी सी एंड डी। जर्नल पहले लेट किए, फिर उनकी वैल्यू फाइंड करके एक मैट्रिक्स ए आ गया। तो जी क्लास, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकेंड पार्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जिसमें हमारे पास क्या है कि अभी भी मैट्रिक्स ए ही फाइंड करना है, लेकिन किस तरह से फाइंड करना है? देखिए मैंने कहा था वो वाला मैट्रिक्स इन्वर्ट नहीं हो सकता जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के अलावा हो, लेकिन अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो वो क्या हो सकता है? इन्वर्ट हो सकता है। तो अभी जो मैट्रिक्स ए के साथ पीछे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का। तो इट्स मीन दैट यहाँ पे फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन वाला मेथड यूज हो सकता है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया। तो अभी भी मैं क्या करूंगी? इन्वर्ट ही करूंगी, लेकिन इन्वर्ट किस तरह होता है? इन्वर्ट करने से पहले जो आपके मैट्रिक्सेस होते हैं उनको आपको नेम देना पड़ता है। तो यहाँ पे नेम ए यूज हो चुका है तो आप दोबारा ए नेम नहीं दे सकती, बल्कि क्या आप देंगी इनको नेम बी और सी का दे दे, क्योंकि ए तो यूज हो चुका है। तो आप लोग जब सोल्यूशन लिखेंगी इसी तरीके से जैसे पीछे करती हैं, ये गिवन लिखेंगी। गिवन में क्या है? 2 -1 एंड 2, 0 -3 8 3 3 एंड -7। ए तो हो चुके, इसको हम नेम नहीं दे सकते, तो अब क्या नेम देंगे? बी और सी का दे देते हैं। लेट्स से ये आपके पास बी है और जो अगला मैट्रिक्स है उसको क्या नेम दे दे? सी का। ये हो गया। तो इस तरह गिवन सिस्टम क्या बन जाएगा? बी ए इक्वल टू सी। हमने फाइंड कौन सा मैट्रिक्स करना है? हमने मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, तो इसके साथ वाली चीज जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। अभी देखें ये ए से पहले मैट्रिक्स है तो उधर जाके भी सी से ये पहले ही रहेगा। ठीक हो गया। अभी देखें क्या है? ये ए से पहले मैट्रिक्स है, उधर जाके भी पहले रहेगा। अगर ये ए के बाद होता, जैसे पीछे एक्स से बाद था, तो वो इन्वर्ट होके भी क्या आ जाएगा? बाद में ही जाएगा। तो इसको आप लोग क्या नेम दे देंगे? 1 का। फिर बी इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स का वही फार्मूला है जैसे इनवर्स फाइंड किए, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड करें। बी डिटर्मिनेंट कैसे आता है? बी डिटर्मिनेंट लिखें और बी की वैल्यू लिखें जो कि है 2 -1 एंड 2। तो यहाँ से बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा? बी डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2 -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस प्लस और ये -1। ए बी डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 3। ठीक हो गया। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3। अब एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास कैसे आ जाएगा? नॉन डायगोनल एंट्री की
साइन चेंज हो जाएंगे और डायगोनल एलिमेंट की प्लेसेस चेंज होगी। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 और 2, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 उधर, मतलब चेंज कुछ भी नहीं हुआ। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस में, अभी दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा, उसको इसके अंदर पुट करेंगे तो बी इनवर्स आ जाएगा। बी इनवर्स फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। इनके क्या हो रहे हैं, साइन चेंज। तो बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट था, तो बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया, 3, तो 1/3 को साइड पे रखें, 2 1 1 एंड 2, ये क्या आ गया बी इनवर्स। इसको किसके अंदर पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 1/3 2 1 1 2, और सी की जगह क्या आ जाएगा, 0 -3 8 3 3 एंड -7। जी, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर का सेम होना मैटर नहीं करता। आप लोगों के पास क्या चीज़ सेम होनी चाहिए, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकंड की नंबर ऑफ रो के। तो आप लोग बेशक रफली इसको चेक कर लें कि इक्वल है या नहीं। इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 3, क्योंकि 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ये दरमियान वाली चीज़ सेम आ गई तो इट्स मीन दैट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए आप लोगों के पास कॉलम कितने बन जाएंगे, 3, और रो कितनी रहेंगी, 3। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन किस हद तक क्लियर है। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट हम कल से करेंगे।